हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 37। हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे को बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद देख के पता लग जाएगा या आपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखे होंगे उसमें बुद्धि से, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं उसमें देखने को 101% मिले होंगे। तो ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बुद्धि का अर्थ, इंटेलिजेंसी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो बुद्धि का मीनिंग आता है, अर्थ आता है, ये क्या है? यह वह शक्ति है जो हमें समस्या के समाधान करने व उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कि बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का मीनिंग ही ये होता है कि ये एक ऐसी शक्ति होती है जो बुद्धि है कि ये कोई भी समस्या है, ठीक है, उसके समाधान करने के लिए या फिर कोई भी उद्देश्य है, उसको कोई भी हमारा एम है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ओके, बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है, हम ये बोल सकते हैं, कि जिसके कारण दो बालक को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण दो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में भी भिन्नता दिखाई देती है। तो बुद्धि वो चीज़ होती है कि अगर एक ऐसा मानसिक तत्व है कि एक ऐसा मानसिक तत्व होता है जो बुद्धि है, वो एक ऐसा मानसिक तत्व, एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण अगर दो बालक हैं, ठीक है, एक बालक ये रहा आपका, दूसरा बालक ये रहा, अगर दोनों बालक को एक ही ढंग से क्या कर रहे हैं, एक ढंग से हम क्या कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक ढंग से हमने उनको पढ़ाए जाने पर उनके जो समझने के स्तर में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। उनका जो समझने का स्तर है उसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। समझने के स्तर में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, जिसके कारण दो व्यक्तियों की जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति में भी क्या दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, आगे इसमें आता है इसकी परिभाषाएं। फर्स्ट आती है आपकी बिने के अनुसार। बिने क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आती है इसकी परिभाषा कि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो जीवन की सामान्य स्थिति का सामना करने में सफल हो। ठीक है, कि जो बुद्धिमान है, सबसे पहले तो जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान उसी को कहा जाएगा जो जीवन की सामान्य स्थिति का सामना करने में क्या है, एक तरह से सफल है। तो आपका आता है बिने। बिने के अनुसार क्या है कि बिने इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कि जो बिने हैं वो बोलते हैं कि जो बुद्धि है वो 4 शब्दों के अंदर क्या होती है, निहित होती है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना के अंदर। ओके, अब आपके आते हैं टर्मन। टर्मन इसकी परिभाषा देते हैं कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। कि व्यक्ति जिस अनुपात में, जो भी अनुपात है व्यक्ति का, उसमें वो क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो उसी अनुपात में वह क्या कहलाएगा, बुद्धिमान कहलाएगा। ये बोलते हैं टर्मन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें क्रूज के अनुसार। क्रूज क्या कहते हैं कि बुद्धि नई, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अच्छी प्रकार समायोजन की योग्यता है। कि बुद्धि क्या है, नई और विभिन्न अलग अलग तरह के प्रकार की जो परिस्थिति होती हैं, अच्छे प्रकार समायोजन की योग्यता है। क्रूज कहते हैं ऐसा बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बुद्धि की प्रवृत्ति। क्या आती है, बुद्धि की प्रवृत्ति, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। कि इसमें है हमारा बुद्धि की प्रवृत्ति में कि यहाँ हम अच्छी मतों का क्या है, हम उल्लेख करेंगे जिनके संबंध में क्या है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक की क्या है, सहमति है। तो फर्स्ट आता है हमारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया।
तो इसमें आता है हमारा कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ये जो बुद्धि होती है इसके सहारे जो व्यक्ति होता है वो कैसा करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। और जो व्यक्ति जितनी अधिक उद्देश्यपूर्ण या फिर सार्थक क्रिया करेगा, जितनी अधिक क्रियाएं करेगा, सार्थक क्रियाएं, उसे उतना ही अधिक क्या माना जाएगा, बुद्धिमान माना जाएगा, उसको उतना ही अधिक। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड पॉइंट आता है जन्मजात योग्यता। तो इसमें आता है कि जो बुद्धि है वो कैसी है, वो एक जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा, किसके द्वारा निर्धारित होती है, वंशानुक्रम के द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। लेकिन जो उसका विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर क्रिया पर आधारित होता है। व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों की परस्पर क्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्षमता का संपूर्ण योग। कि जो बुद्धि होती है उसमें विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है। इसमें ये है कि जो बुद्धि है उसमें एक प्रकार की ही क्षमता जो है वो नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होता है, कई प्रकार की क्या होती है, क्षमता का योग होता है किसमें, बुद्धि में। नेक्स्ट आती है आपकी समस्या समाधान। कि बुद्धि के सहारे समस्या का समाधान किया जा सकता है। जबकि समस्या का समाधान ही नहीं बल्कि समस्या के समाधान के गत जो भी अनुभूति होती हैं उनका जो लाभ होता है इस बुद्धि के कारण ही हो पाता है। ओके, नेक्स्ट आता है विवेकशील चिंतन। इसमें क्या है कि बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन जो है उसमें क्या है, मदद मिलती है। विवेकशील चिंतन में क्या मिलती है, मदद मिलती है। किसके द्वारा, बुद्धि से। तो बुद्धिमान व्यक्ति का जो सोचने और जो चिंतन करने का तरीका होता है, कोई भी व्यक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका सोचने का और उसका चिंतन करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, विवेकशील या विवेकपूर्ण होता है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं तर्कपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी बुद्धि की प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट हेडिंग आती है जो इम्पोर्टेंट है हमारी, बुद्धि के सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए सारे सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमारे जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो बहुत सारे सिद्धांत हैं। फर्स्ट है एक कारक सिद्धांत, जो किसने दिया, बिने ने दिया। सेकंड आता है द्विकारक, जो किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। थर्ड आता है बहुकारक, जो किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट आता है हमारा समूह कारक, जो किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। फोर्थ आता है हमारा समूह कारक, जो थर्स्टन ने दिया। 5 आता है हमारा पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो फिलिप बर्नर ने दिया। 6 आता है हमारा त्रियामी सिद्धांत, जो गिलफोर्ड ने दिया। 7 है तरल ठोस सिद्धांत, जो आरबी कैटल ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये हमारे किसने दिया, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो हमारा जीन पियाजे ने दिया। और नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा त्रितंत्र सिद्धांत, जो हमारा स्टेनबर्ग ने दिया। ओके, तो ये क्या है, हमारे बुद्धि के सिद्धांत है। कितने, 10 सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक कारक, विनय का एक कारक जो सिद्धांत है वो है क्या, इसके अंदर आता क्या है आपका।
अब जो एक कारक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? बिने ने किया। इसमें क्या है, इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? टर्मन को जाता है। टर्मन और स्टर्न को जाता है। ठीक है, ये जो प्रतिपादन किया वो तो बिने ने किया, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो टर्मन को और स्टर्न को जाता है। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिक का ये मत रहा है कि बुद्धि एक क्या है? अविभाज्य इकाई है। क्या है? अविभाज्य इकाई। ठीक है, ये जो मनोवैज्ञानिक है इनका मानना था कि बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्य में संचालन करती है। किसमें करती है? समस्त कार्य में, समस्त कार्यों का क्या करती है? संचालन करती है। बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है, लेकिन यह वास्तविक जीवन में ठीक नहीं बैठता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसकी बुद्धि सही होगी वह हर विषय में या क्षेत्र में अच्छा होगा। ठीक है, ये जो इन्होंने बोला है कि जो समस्त कार्यों का संचालन करती है, लेकिन ये जो है व्यक्ति के समस्त व्यवहार को प्रभावित करती है, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है? वास्तविक जीवन में क्या है? ये बात सही नहीं है और ना ये जीवन में सही बैठती वास्तविक जीवन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि अगर सही है तो ज़रूरी नहीं है कि हर विषय के अंदर जो व्यक्ति है या बालक है वो अच्छा हो। तो ये है आपका एक कारक का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द्विकारक सिद्धांत, जो किसने दिया? स्पेयरमैन ने दिया। हम बोल सकते हैं कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? स्पेयरमैन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्पेयरमैन। इसमें आता है कि उनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं। स्पेयरमैन के अनुसार क्या होते हैं? 2 कारक होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, कि स्पेयरमैन ने कहा कि बुद्धि में क्या होते हैं? 2 कारक होते हैं, एक तो सामान्य होता है, दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता होता है। और स्पेयरमैन का ये विचार है कि व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तो स्पेयरमैन ने कहा कि यदि व्यक्ति के अंदर सामान्य जो मानसिक योग्यता है अगर वो अधिक रहेगी तो वो उतना ही अधिक क्या रहेगा? बुद्धिमान रहेगा। लेकिन बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया? सुधार करते हुए एक चीज़ स्वीकार की कि बुद्धि में 2 तत्व नहीं होते, सामान्य और विशिष्ट जो हैं 2 तत्व नहीं होते, जबकि इसके स्थान पे क्या होते हैं? 3 तत्व होते हैं। और यह बना स्पेयरमैन का 3 तत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये पहले तो द्विकारक सिद्धांत था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जो क्या है कुछ बहुत सारी सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ों को सुधारा, तो इन्होंने कहा 2 की जगह इसमें 3 तत्व होते हैं, इसलिए इसको त्रितत्व सिद्धांत कहा गया बाद में। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें बहुकारक थार्नडाइक, कि जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। कि जो बहुकारक सिद्धांत है इसके जो समर्थक हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके थार्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि बुद्धि कई तत्वों का समूह है। ठीक है, कि बुद्धि क्या है आपका? बुद्धि क्या है आपका? कई तत्वों का क्या है? कई तत्वों का समूह। ठीक है, कि थार्नडाइक बोलते हैं बहुकारक के सिद्धांत में कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, प्रत्येक तत्व में कोई भी सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। सामान्य जो बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई चीज़ें जैसे आपकी स्वतंत्रता,
स्वतंत्र, आपका विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को क्या करती है, संपादित करती है। ठीक है, तो ये था आपका बहुकारक सिद्धांत जो थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक इसके समर्थक थे। नेक्स्ट आता है आपका समूह कारक सिद्धांत जो किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। ये इसके प्रतिपादक हैं। जो इन्होंने कहा है कि जो तत्व सभी प्रतिभावक योग्यता में सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा इन्होंने दी। किसने, थर्स्टन ने दी। उसको ग्रुप की मतलब समूह तत्व की क्या है, एक तरह से संज्ञा दे दी। इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक जो मानसिक योग्यता का परीक्षण करते हुए इन्होंने क्या करा कि जो प्रारंभिक क्या करा इन्होंने, प्रारंभिक मानसिक योग्यता, इसका इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया। ठीक है, और ये निष्कर्ष पर पहुँचे, परीक्षण किया और ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुछ मानसिक जो क्रियाओं में क्या होता है, एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक एकता प्रदान करता है। ठीक है, मानसिक क्रिया से अलग करता है उन्हें। तो उन्होंने ऐसे तत्वों का उल्लेख किया। तो उल्लेख किस तरीके से किया, देखो इन्होंने उल्लेख किया, थर्स्टन ने किया उल्लेख। सबसे पहले करा शाब्दिक अर्थ क्षमता का, शाब्दिक अर्थ क्षमता का। इसमें क्या होता है कि शब्द और वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता होती है। इसमें शब्द और जो वाक्य होते हैं उनको समझने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने किया, नेक्स्ट जो दूसरा तत्व है वो किस चीज़ का इन्होंने उल्लेख किया कि शब्द प्रभाव। शब्द प्रभाव में क्या होता है कि दिए हुए शब्दों से अलग शब्द के रचने की क्षमता। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है, इसमें कौन से तत्व का उल्लेख किया इन्होंने, स्थानिक क्षमता का। इसमें क्या होता है कि किसी भी दिए हुए स्थान में, कोई भी दिया हुआ स्थान है उसमें काल्पनिक रूप से वस्तु के परिचालन की क्षमता। ओके, नेक्स्ट इन्होंने दिया तर्क क्षमता का उल्लेख किया इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि जो वाक्य अक्षर के जो समूह में छिपे हुए नियम की खोज करने की क्षमता। तो ऐसे इन्होंने क्या है, इस तरीके से बहुत सारे तत्वों का क्या किया था, उल्लेख किया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को 7 प्रधान क्षमताओं के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की थी कि ये जितने भी आपके ये जो तत्व हैं वो कितने थे, 7 तत्व थे, 7 तत्व थे। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ, नोट कर लेना। 7 तत्व थे। फर्स्ट है इसमें शाब्दिक अर्थ, सेकंड आता है शब्द प्रवाह क्षमता का, थर्ड आता है स्थानिक क्षमता का, फोर्थ आता है आंकिक क्षमता का, 5 आता है तर्क क्षमता का, 6 आता है इसमें आपका स्मृति क्षमता का, और 7 आता है आपका प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मैंने बताया कि इसमें शब्द और वाक्य के अर्थ को समझने की क्षमता होती है। सेकंड में मैंने आपको बताया
कि इसमें दिए हुए शब्द से अलग शब्द के रचने की क्षमता होती है। थर्ड में क्या था आपका कि किसी दिए हुए स्थान में जो भी काल्पनिक रूप से जो वस्तुएं होती हैं उसका परिचालन करने की क्षमता होती है। फोर्थ होता है आपका आंकिक में क्या होता है कि परिशुद्धता और जो तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन है उसको करने की क्षमता। 5 में होता है वाक्य और अक्षर के समूह में छिपे हुए जो भी नियम को खोजने की क्षमता। 6 में होता है, मैंने इसको है ना लिखा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि लिखा नहीं है इसके अंदर, मैं ओरली बोल रही हूँ, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना तो आपको लगे कि हाँ भाई इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसमें से इजीली देख के क्या कर सकते हो, देख के एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखोगे, सिर्फ हेडिंग लिखिए, इसके अंदर का जो है होता है कि हम दूसरी वीडियो देख रहे हैं कुछ और देख रहे हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन आप मैं जो ओरली बोल रही हूँ उसको नोट करते रहोगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा अपनी कॉपी में से जहाँ पे ये लिखा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है स्मृति क्षमता। इसमें क्या होता है, जो भी पाठ होते हैं, विषय होते हैं, घटना होती हैं, जल्द याद करने की क्षमता, कि हम पाठ को, विषय को, घटना को जल्दी से याद कर सकते हैं, इसका उल्लेख किया इन्होंने। और 7 आपका लास्ट आता है कि कोई भी घटना है या कोई भी वस्तु की विस्तृतता का तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता। ओके, तो ये क्या है, इसके 7 तत्व हैं जिसका उल्लेख किया इसने अपने सिद्धांत के अंदर और इनकी व्याख्या करी। नेक्स्ट आता है आपका इसमें नेक्स्ट आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसको किसने दिया, फिलिप बर्नर ने दिया, ठीक है। तो जो बर्नर, हम्फ्रीज, कैटल आदि मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत के तत्वों को थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के तत्वों तथा बहुकारक सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि का एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मीन्स हम इसमें बोल सकते हैं कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी सिद्धांत, आपका कौन सा, जैसे स्पीयरमैन का, ठीक है, स्पीयरमैन का सिद्धांत था बहुकारक, ठीक है, बहुकारक जो सिद्धांत था आपका, और क्या था आपका, थर्स्टन का सिद्धांत था आपका। तो इन सभी जो सिद्धांत के तत्वों को, ये जो सारे सिद्धांत हैं, इनके तत्वों को एक साथ मिलाकर एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कौन सा सिद्धांत कहलाता है आपका, पदानुक्रमिक सिद्धांत कहलाता है। कि जितने भी ये सिद्धांत हैं, कैटल का जो सिद्धांत है, तो इन सारे सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कहलाता है पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो किसने दिया, बर्नर ने दिया, ठीक है। इसको हमने पदानुक्रम सिद्धांत की संज्ञा दे दी। अब इस सिद्धांत के अंदर होता क्या है आपका, इस सिद्धांत में क्या होता है कि बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई, कि जो बुद्धि है उसकी तुलना किससे की गई, एक पिरामिड से की गई इस सिद्धांत के अंदर, जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न कारकों को एक पद के अनुसार या पद के रूप में क्या किया गया, व्यक्त किया गया, जहाँ जी कारक को सबसे ऊपर रखा, कि जो जी कारक है, जी कारक को सबसे ऊपर रखा, और एस कारक को, जो एस कारक है, उसको सबसे नीचे रखा, और अन्य संकीर्ण समूह कारकों को इनके बीच में रखा गया, ठीक है। सबसे ऊपर जी और सबसे नीचे एस कारक रखा, और इनके बीच में जो और भी समूह हैं उन सभी को रखा गया। इसमें बस ये याद रखना, बुद्धि की तुलना एक किससे करी गई, पिरामिड से करी गई, जिसमें सबसे ऊपर जी और सबसे नीचे एस को रखा है इन्होंने, ओके। उसके बाद आता है त्रियामी सिद्धांत, जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया आपका। अब ये जो गिलफोर्ड हैं, इन्होंने अपने अध्ययन में क्या किया, इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि जो बौद्धिक कार्य होते हैं, जो क्या होते हैं, बौद्धिक कार्य या फिर मानसिक
मानसिक जो क्रियाएं होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बौद्धिक कार्य होते हैं उनको इन्होंने 3 आयामों में क्या करा, विभाजित किया जा सकता है उनको। किसमें? 3 आयाम में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सक्रिय, सेकंड नंबर पे आता है सूचना सामग्री, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा उत्पादन। ठीक है, तो इनमें विभाजित किया जा सकता है। सक्रिय का अर्थ है, यहाँ पे जो सक्रिय होता है इसका अर्थ होता है कि हमारी मानसिक चेष्टाएं, ठीक है, तत्परता और कार्यशीलता से होता है, कि हमारी मानसिक चेष्टा हमारी तत्परता और कार्यशीलता से होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन या मनन का विषय बनाते हैं। ओके, तो ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। नेक्स्ट आता है आपका तरल ठोस का सिद्धांत, जो किसने दिया? हमारा तरल ठोस का सिद्धांत जो किसने दिया? आरबी कैटल ने जो दिया था इसको। तरल ठोस सिद्धांत में जो कैटल हैं, इन्होंने क्या करा था? बुद्धि के 2 रूपों की क्या किया था? इन्होंने बुद्धि के 2 रूपों की क्या करी थी? अवधारणा दी थी। ठीक है, तो इसमें जो कौन कौन सी बुद्धि की दी थी? एक तो दी थी इन्होंने तरल बुद्धि की दी थी, और दूसरी कौन थी आपकी? क्रिस्टलीकृत बुद्धि की। और इन दोनों तरह की बुद्धि का विकास होना जरूरी है, ये किसने कहा था? कैटल ने कहा था, ताकि दुनिया में सफलतापूर्ण कामयाबी हासिल की जा सके। कि जो कैटल है इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि की क्या करी थी? अवधारणा दी थी। एक था तरल बुद्धि, दूसरा था आपका तरल ठोस बुद्धि या क्रिस्टलीकृत बुद्धि बोल सकते हैं। और इन दोनों बुद्धि का विकास होना क्या है? ज़रूरी होता है, और बुद्धि का विकास होना ज़रूरी है ताकि दुनिया में सफलता पूर्व कामयाबी हासिल की जा सके। ओके, तो ये था कैटल का तरल ठोस का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा। अब ये जो आपके हावर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के मुताबिक ये कहा था कि इंसान में कई तरीके की बुद्धि होती है। क्या होती है? कि जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है? कई तरीके की क्या होती है? बुद्धि पाई जाती है उनमें। ठीक है, और ये बुद्धियाँ अलग अलग तरीके से प्रकट होती हैं। जो कई तरीके की बुद्धि हैं ये क्या होती हैं? अलग अलग तरीके से क्या होती है? प्रकट होती है, और इन बुद्धियों को विकसित किया जा सकता है। तो ये किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का। इसमें आता है कि पियाजे के विचार में जो बुद्धि है वो एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि जैविक परिपक्वता का पारंपरिक प्रभाव और जो वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। इनके अनुसार क्या था कि जैसे जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनका क्या होता है? उनका बौद्धिक विकास भी होता है। तो इसको एक लाइन में यही समझ सकते हैं कि बच्चे का या व्यक्ति का जैसे जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है वैसे ही उसका बौद्धिक विकास भी होता चला आता है। ये किसने कहा? पियाजे ने कहा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका त्रितंत्र सिद्धांत, जो किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। तो हमारे क्या है? स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी हुई है। कि जो बुद्धि है वो किस चीज़ में बटी गई है?
भिन्न भिन्न प्रकार के किसमें, कौशल में, या फिर घटक बोल सकते हैं हम, घटक में बटी होती है। और जो प्रत्येक घटक के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं क्या हैं उसको मिलती रहती है। किसके आधार पर, घटक के आधार पर किसको, व्यक्ति को कुछ सूचनाएं मिलती हैं जिनको वह क्या करता है, संसाधित करता रहता है। ओके, उसके आधार पर विवेचना करता है और समस्या का क्या करता है, सॉल्यूशन निकालता है, समाधान करता है। तो इस सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों के आलोकन में व्यक्ति की किसी सूचना को संसाधित करता है। जैसे इसमें है आपका एग्जाम्पल, किसको सूचना को संसाधित करता है, किस उसमें करता है, एनकोडिंग, जिसको हम बोल सकते हैं कूट संकेतन। ठीक है। सेकंड आता है अनुमान, थर्ड आता है व्यवस्था, फोर्थ आता है उपयोग, और 5 आता है अनुक्रिया, मतलब कि रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। ठीक है, क्लियर हुआ। स्टर्नबर्ग के अनुसार जो बुद्धि है वो भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या फिर घटक में बटी हुई होती है। इन घटक के आधार पर ही व्यक्ति को सूचना मिलती है जिसको वो संसाधित करता है, और जिसके आधार पर वो विवेचना करते हुए समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। ये है आपका स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत। क्लियर। तो यहाँ आपकी जो क्लास है वो ख़त्म होती है, समाप्त होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बुद्धि को कंटिन्यू करते हुए। इसमें बुद्धि के मापन, परीक्षण जो भी हैं, और इसमें जो बुद्धि लब्धि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपका। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धि को कंटिन्यू करेंगे। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।